नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। बिहार से एक तस्वीर आई है जो आपके सामने है। पवन सिंह और आरके सिंह दोनों मिल रहे हैं 2024 में। मतलब करीब करीब आप 1-1.25 साल पहले जब आप इन दोनों का नाम लेते थे तो ऐसा लगता था दोनों में कितनी कट्टर दुश्मनी है, जैसे बचपन से ही दोनों के बीच दुश्मनी चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह की वजह से आरके सिंह को हार मिल गई। 2024 में आरके सिंह पवन सिंह को चैलेंज कर रहे थे, पवन सिंह आरके सिंह को चैलेंज कर रहे। मीडिया में सोचिए, देश के गृह सचिव जैसे पद पर बैठने के बाद भी आरके सिंह की हार हो गई सिर्फ पवन सिंह की वजह से, उनके स्टारडम की वजह से और उनके एक बयान की वजह से। लेकिन अचानक हुआ ये कि बिहार में एक नई खिचड़ी पकी, दोनों की मुलाकात हुई। आज ही मुलाकात हुई है, हम जब ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं इससे कुछ घंटे पहले मुलाकात हुई है। और मुलाकात ही नहीं हुई है, मुलाकात में कुछ बात भी बन गई है। वही बात आपको बताएंगे मेरे सहयोगी पंकज। सबसे पहले तो आप मोटे तौर पर यह समझाइए कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं, उसके बाद आगे आपसे चर्चा करेंगे। पहली बात कि पवन सिंह गए थे आरके सिंह के पास, उनके आवास पे पवन सिंह आए थे। फोन वगैरह पे बातचीत हुई होगी, लेकिन आए, दोनों मिले। चाहते तो इस मुलाकात को गुप्त रख सकते थे, लेकिन जानबूझकर दोनों ने उस मुलाकात की तस्वीर अपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे पोस्ट किया। उसके बाद आरके सिंह का बयान आया और आरके सिंह का बयान कुछ यो था कि अब हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। किसी अन्य व्यक्ति की वजह से हमारे बीच कंफ्यूजन पैदा हो गया था, अब वो कंफ्यूजन दूर हो गया। पवन हमारा छोटा भाई है और अब आगे हम दोनों के बीच दोस्ती रहेगी। ये यहां उनका बयान था। अब कहानी यहीं से शुरू होती है कि हुआ क्या, पर्दे के पीछे हुआ क्या। आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान जो लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने कहा था, पवन सिंह फैक्टर थे नहीं, पवन सिंह फैक्टर बनाए गए थे। यह उपेंद्र कुशवाहा ने हार के बाद फ्लो में बोला था। यह सच्ची बात है कि पवन सिंह फैक्टर बनाए गए थे और अब उस कहानी को बताने में कोई ऐतराज किसी को नहीं होना चाहिए। पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी का टिकट दिया गया था। पवन सिंह लड़ना चाहते थे आरा से, क्योंकि आरा इनका होम टाउन है। आरके सिंह आरा से बीजेपी के स्ट्रांग कैंडिडेट थे। तो चूंकि आरके सिंह पूर्व गृह सचिव रह चुके थे, ये मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री रह चुके थे और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था आरा शहर के लिए। उसके बाद देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का जिम्मा इन्हीं के ऊर्जा मंत्री रहते हुए हुआ था। और तो ये गुड बुक में तय समय के भीतर पूरा हुआ था। तय समय के भीतर पूरा हुआ था। बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया पूरे देश में। तो इस वजह से पवन सिंह को कहा गया कि देखो भाई, वो दिग्गज है, तुम बंगाल से लड़ जाओ और वो यहां से लड़ेगा। अब वो क्या हुआ कि वहां पे बंगाल में एक, ये देखिए, पवन सिंह को लड़ने का मन नहीं था। पवन सिंह उसके बाद आए दिल्ली, नड्डा जी से मिले। नड्डा जी ने उनको कहा कि देखो, जहां से तुम्हें टिकट मिला है वहीं से मिलेगा, पार्टी का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। इस बात से नाराज होकर पवन सिंह ने वहां से लड़ने से इनकार कर दिया और ये बैठ गए। अब आती है उस थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, जिसके बारे में आरके सिंह कह रहे थे कि किसी तीसरे के कारण कंफ्यूजन पैदा हुआ। वो थर्ड पर्सन क्या था कि उसको लगा कि अगर आरके सिंह हार जाते हैं तो इस इलाके में मैं सीनियर राजपूत सांसद रहूंगा। मैं 2 बार जीत चुका हूं, तीसरा बार मैं जीतूंगा तो राजपूत कोटा से आरके सिंह के हारने के बाद मैं मंत्री बन जाऊंगा केंद्र में। यह प्लान था। उस सांसद ने पवन सिंह को कांटेक्ट किया, बोला कि एक काम करो, तुम काराकाट से निर्दलीय लड़ जाओ। और फिर दाऊदनगर एक जगह है औरंगाबाद जिले में, वहां एक बैठक हुई और एक बड़े वकील साहब आए और उन्होंने पूरा कानूनी पहलू समझाया और बाकी सब कुछ किया। उसके बाद ये तीनों गए लखनऊ का नोएडा, वहां पे एक और मुलाकात हुई और उसके बाद पवन सिंह ने कहा कि मैं अगर लड़ूं तो क्या पार्टी मेरे से नाराज हो जाएगी। तो नोएडा में जिस शख्स से मुलाकात करवाई गई उन्होंने कहा कि नहीं नाराज होंगे, उपेंद्र कुशवाहा को हारना बहुत जरूरी है,
क्योंकि बगल में काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा और बगल में आरा से आरके सिंह दोनों कैसे मंत्री बन सकते हैं? तो तुम्हें अपने समाज के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगल बगल सीट है दोनों। यहां तक हो गया, वो लड़ गए निर्दलीय। उसका परिणाम क्या हुआ कि जैसे ही काराकाट का राजपूत समाज पवन सिंह की तरफ गया, वैसे ही आरा का कुशवाहा समाज आरके सिंह से भिड़क गया, औरंगाबाद के सुशील सिंह से भिड़क गया। तो कुल मिलाकर 3 सीट पर डायरेक्ट नुकसान हुआ एनडीए को। बाद में जब चुनाव खत्म हुआ तो पवन सिंह को इस बात का एहसास हुआ कि मेरा यूज हुआ है, मैं राजनीति का शिकार हो गया। कुछ दिन तक शांत रहे, स्टार्टअप वगैरह इसे करके, फिर धीरे धीरे एक, मुझे पता है कि एक बीच के आदमी कौन है जिन्होंने सारे संपर्क कराए हैं। आज की तारीख में पवन सिंह संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के। उन्होंने ही आरके सिंह से ये सारे मतभेद दूर कराए हैं। अच्छा, वो नेता कौन है? और अब नाम लेना ठीक होगा, अब पता नहीं, मैंने इतना इशारा कर दिया। जो नहीं, सुलह कराने वाला नेता भी राजपूत बिरादरी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, और हाल के दिन में बहुत चर्चित नाम थे। बस कुछ एक हफ्ता पहले बहुत चर्चा में थे। तो आप जरा सोचिए, दर्शक समझ बता सकते हैं? अरे छोड़िए ना, राजीव प्रताप रूढ़ी थे, उन्होंने सारा कुछ ये सब पैचअप वगैरह कराया। और आरके सिंह जी से भी राजीव प्रताप रूढ़ी की बहुत पट्टी है, पवन सिंह के साथ भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। और भी और राजनाथ सिंह जी, पंकज सिंह जी, इन सबके साथ मुलाकात हुई है राजीव प्रताप रूढ़ी की। योगी आदित्यनाथ जी, तो बहुत तरह से ये लाइनअप हुआ है, अंदर बहुत कुछ चला है। तो ये सब करके आज की तारीख में मतलब कि पवन सिंह बीजेपी के दुश्मन नहीं है। और जो मेरी जानकारी है, जल्द ही पवन सिंह दिल्ली में एक बड़े बीजेपी के नेता से मुलाकात कर सकते हैं, उसकी भी तस्वीरें आएंगी जब वो ऑफिशियल होगा। तो ये चला, मतलब जो डिस्ट्रक्शन हुआ था ना, जो नुकसान हुआ था, उसको पैचअप करने का काम है। बीजेपी में आते हैं। देखिए, शाहाबाद में पिछली बार बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत मतलब अच्छा नहीं कह सकते आप, जो मगध शाहाबाद दोनों में उससे भी खराब था। आपके हिसाब से अगर वो आते हैं तो क्या स्थिति बनेगी? नहीं, 78 सीट है मगध शाहाबाद मिला के। फर्स्ट राउंड में हुआ था, उसमें सिर्फ 4 सीट एनडीए को आई थी, सिर्फ 4, 78 में। इसका कारण यह था कि हर एक तो बड़ा फैक्टर था कि एक बहुत अच्छा प्रचार किया गया कि तेजस्वी पहली कैबिनेट में ही 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो यंगस्टर्स जो थे सवर्णों के, वो कुछ डेविएट हुए। दूसरा, बड़ी समझदारी से आरजेडी ने कैंडिडेट सिलेक्ट किया और हर जगह एनडीए के 2 कैंडिडेट थे। जैसे एक तो ऑफिशियल थे और एक उनके राइवल थे। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे औरंगाबाद जिले में गोह विधानसभा क्षेत्र है, वहां मनोज शर्मा अगर बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट थे, तो एक निर्दलीय उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उसी कास्ट के एक रणविजय सिंह को खड़ा कर दिया गया, सेम बुनियादी। और हर जगह यह था कि जहां राजपूत अगर ऑफिशियल है कोई एनडीए का, तो उसी कास्ट का कोई निर्दलीय लड़ रहा है। ये हुआ था, इस कारण से हार हुई थी। और दूसरा फैक्टर था कि रामविलास पासवान के जो बेटे हैं ना, चिराग पासवान, वो एनडीए से अलग लड़े, ये उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़े। इन्होंने जानबूझकर, जैसे कि चिराग पासवान ने खुले तौर पे कि जहां जेडीयू का कैंडिडेट रहेगा मैं अपना कैंडिडेट दूंगा, तो उससे जेडीयू का ग्राफ गिरा। और उपेंद्र कुशवाहा ने खुले तौर पे कहा नहीं, पर किया वही। वो मायावती के साथ मिलकर और ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर एनडीए को बहुत नुकसान पहुंचाया उन्होंने। तो वो उस कारण से अचानक देखिएगा कि 78 में से 4 सीट एनडीए जीता। अब उस सारा को पैचवर्क किया गया और लोकसभा चुनाव में वो रिपीट कर गया कौन सी फैक्टर वगैरह के कारण। तो उसको डिजास्टर मैनेजमेंट करने का काम शुरू किया गया, वही जारी है आज भी। नीलमणि कुशवाहा को शामिल कराकर कुशवाहा वोट जो शाहाबाद इलाके का है उसको साधने की कोशिश। उपेंद्र कुशवाहा ऑलरेडी है तो कुशवाहा वोट के कुछ वो भी असर रखते हैं। फिर से झगड़ा ना हो जाए इसलिए पवन सिंह, आरके सिंह से मुलाकात, राजीव प्रताप रूढ़ी का बढ़ता इन्फ्लुएंस, आज की तारीख में आनंद मिश्रा जो आईपीएस है उनको शामिल कराना, आशुतोष को शामिल कराना, ये सब पार्टी कर रही है। ग्राउंड वर्क हो रहा है अभी। इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार वैसी स्थिति नहीं आएगी कि एनडीए का एक कैंडिडेट खड़ा है तो कहीं पे चिराग ने भी कैंडिडेट खड़ा कर दिया और उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया। इसका बहुत नुकसान हुआ था। तो इस तरह करके वो पैचअप कर रहा है एनडीए और उसी रणनीति के तहत काम हो रहा है। अभी और भी होगा,
अभी तो अति पिछड़ा वर्ग के एक आईपीसी है वहां, खबर आ रही है कि उनके साथ संपर्क में है। जितना इन्फ्लुएंशियल नेता है अपने कास्ट, अपनी जात, अपनी बिरादरी का, सबके टच में है एनडीए, ताकि इस बार वो जो अपना वोट है ना उसको समेट सके। बिहार में एक बात, लोगों को ये लग रहा था कि प्रशांत किशोर अपने पूरे कैंपेन में बड़ी हावी हैं, लेकिन आज अचानक आनंद मिश्रा का छोड़ देना प्रशांत किशोर कैंप को, ये उनके लिए झटका। आप सोचिए कि इतने सालों की मेहनत, इतने महीनों की मेहनत आनंद मिश्रा ने भी की, प्रशांत किशोर ने भी की, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे, और एक झटके में घंटे भर में बीजेपी उड़ा ले गई। तो ये तो सीधा सीधा। मैं आपको बता दूं कहानी, आनंद जी को मैं जानता हूं, वो ईमानदार अधिकारी रहे। असम में ये आईपीएस थे, आज तक करियर में कोई दाग नहीं। उन्हें असम का सिंघम कहा जाता था। जब वो वीआरएस लेकर आए यहां पे, तो पहले बीजेपी में वो आए थे। बीजेपी ने जो वादा किया था, वो मैं कहानी एक बताऊंगा तो फिर कोई बुरा मान जाएगा। एक ऐसे नेता बीजेपी के हैं जो वादा करके सब ब्राह्मण को अपने यहां बुलवा लेते हैं। मनीष कश्यप को बुलवा लिया, आनंद मिश्रा को बुला लिया, और वो वादा पूरा नहीं करते। लोग समझ गए उनका। तो वो होता क्या है कि आनंद मिश्रा को लाया गया, बेचारे को जो कहा गया था किया नहीं गया, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए लोकसभा। और अश्विनी चौबे का टिकट कटा था बक्सर से, तो जो भी उस टिकट कटने से नाराज थे उन्होंने निर्दलीय आनंद मिश्रा को दे दिया। 40,000 वोट लेके आ गई, और बीजेपी का जो ऑफिशियल कैंडिडेट था वो हार गया। ये हुआ था वहां। अब क्या हुआ, मूलतः ये स्वभाव से हैं तो बीजेपी माइंडेड। फिर ये क्या हुआ कि प्रशांत किशोर की पार्टी में गए। प्रशांत किशोर की पार्टी में अपने रिसोर्सेज से और हर तरह से मदद की उस पार्टी को। और कभी प्रशांत किशोर के बाद सेकंड सबसे ज्यादा पॉपुलर चेहरा है आनंद मिश्रा हुआ करते थे। लेकिन प्रशांत किशोर की भी एक खूबी है कि वो यूज एंड थ्रो। आप पुराना इतिहास निकाल लीजिए, जिस सीढ़ी पे पांव रखा उस सीढ़ी को पीछे धक्का मार के अगली सीढ़ी पे वो अगला पांव रखते हैं। जैसे मोदी के पास आए, मोदी को धक्का मारा, कांग्रेस से आए, फिर पद से ममता आए, फिर नीतीश कुमार के पास आए, तो फिर ये वो जिसको छोड़ते फिर वो तो ये अब राजनीति में भी यही हो रहा है। आनंद मिश्रा का सारा उपयोग करने के बाद, हिस्सा करने के बाद वो बाहर। अब आनंद मिश्रा कहे कि ये करना क्या है, उसी समय बीजेपी से इन्हें ऑफर आया, क्योंकि बीजेपी ने देख लिया था कि ये व्यक्ति अपने दम पे 40,000 वोट ला सकता है। निर्दलीय रहकर अगर 40,000 ला सकता है तो एनडीए की संयुक्त ताकत इसके पास रहेगी, तो हमें फायदा होगा। और दूसरा, ब्राह्मण वोट डिवाइड भी नहीं होंगे। तो ये आया, तो ये स्वाभाविक था कि यहां पे आना। मतलब कुल मिलाकर, और मैं आपको बता रहा हूं जितने ये शामिल हुए हैं, हाँ, जी, एक अच्छी खबर तो आ ही रही है। हो सकता है कि पवन सिंह अपने साथ साथ बीजेपी के लिए भी कुछ अच्छी खबर लेकर आ जाएं बहुत जल्द। नहीं, मैं एक बात बताऊं, हाँ, ये पवन सिंह के लिए भी एक अच्छी खबर है। और ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, इनकी वाइफ जो ज्योति सिंह है वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो हो सकता है कि पवन सिंह अभी खुल के न कहें, लेकिन ज्योति सिंह के बारे में बातचीत चल रही है, वो एनडीए का कैंडिडेट हो सकती है। अभी मैं सीट नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे 2 सीट बताया गया कि ये दोनों से वो कहीं ना कहीं से उनको एनडीए का टिकट मिल सकता है, और पवन सिंह उनको सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। दर्शकों, आपका क्या मानना है, पवन सिंह को क्या बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए? अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या पवन सिंह चुनाव जीत पाएंगे? पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था उन्होंने निर्दलीय, तब वो तीसरे नंबर पर रहे थे। अब की बार क्या हो सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।